और अस्सलामुअलैकुम। यकम जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 33। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ करता हूं कि नया साल आप सबके लिए और आपके अहले खाना के लिए सेहत, खुशी और सलामती लाए। इसके साथ साथ मेरी दुआ है कि इमरान खान, बुशरा बीबी और उन समेत तमाम जो मासूम कैदी ना हक इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं, अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे और पाकिस्तान के ऊपर ये जो कड़ा वक्त चल रहा है इससे पाकिस्तानियों को निजात दिलाए। हम आपके सामने खबरें भी रोज़ी रखते हैं, प्रॉब्लम्स भी रोज़ी रखते हैं। आज सोल्यूशन भी रखेंगे कि आगे हमने क्या करना है। क्या जो ये सुरंग है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, इसके आगे दहाने पर दूर चलकर कहीं रोशनी है या अभी अंधेरा ही है? मतलब ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों के हाथों जो डिफेक्टो मिलिट्री राज वहाँ लगा हुआ है, इससे कोई छुटकारे का बंदोबस्त होगा? आप सबके जहनों में सवालात हैं। इमरान खान कब जेल से बाहर आएंगे, इस सब से कब निजात मिलेगी? आज कोशिश करेंगे कि वीलॉग के एंड पर आपके सामने वो सोल्यूशन भी, अब आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या होगा, अपना एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि क्या कोई तरीका है इस सबसे छुटकारे का या अभी यही भुगतना पड़ना है। लेकिन पहले ज़रा जो आज की ज़रूरी खबरें हैं वो आपके सामने रख दें और आखिर पर मैं 2-4 मिनट का एनालिसिस आपके सामने रखूंगा जिसमें इस चीज़ के ऊपर तफसीली बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे तो क्योंकि दुनिया का नया साल शुरू हो गया, हमारे तो वही जमेले हैं और वही फील्ड मार्शल, वही उनके कारनामे। तो पहला कारनामा उनका जो सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात इस वक्त दिगरगू हुए हैं वो सब से पहले आपके सामने रखते हैं। एक तो कल मुलाकात करने की भरपूर कोशिश करते रहे जो शहबाज शरीफ हैं सऊदी सफ़ीर के साथ, काफ़ी सारे कांटेक्ट किए गए। उसके बाद हमें ये अब प्राइम मिनिस्टर हाउस के ज़राए से पता चल रहा है कि काफ़ी कोशिश के बाद फिर बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। यहाँ जहन में ये भी रखिएगा कि लाहौर में एक गोल्फ का मैच था, टूर्नामेंट था, मैच था जहाँ पर बुलाया गया था सऊदी सफ़ीर को। हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं कि वो वहाँ पर नहीं आए। वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी होना था, उन्होंने ही बल्कि इनवाइट किया था। और ये एक ज़राए क्लेम करते हैं कि ये एक डिसप्लेजर शो करने का तरीका है जो सऊदी गवर्नमेंट, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सऊदी जो गवर्नमेंट है, आप उनके ऊपर लाइक गिला शिकवा भी कर सकते हैं कई चीज़ों के ऊपर, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का तरीका है बड़ा धीमा है और बड़ा ही मुदब्बराना है और बड़ा ही सोच समझ कर वो अपने मामलात करते हैं। रिएक्शनरी नहीं होते, सेटल वे से वो मामलात जो हैं वो हैंडल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे जर्नैलों की निस्बत कहीं ज़्यादा पुख्ता और मैच्योर उनका रद्द अमल होता है फॉरेन पॉलिसी का। अच्छा, अब अगर आगे चलें, एक तो वो वहाँ उस मैच पर नहीं आए और उन्होंने अपना काइंड ऑफ प्रोटेस्ट या डिसप्लेजर ये जो है कन्वे कर दिया। फिर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात नहीं हो रही थी, आखिरकार हुई। उसके बाद अब हुकूमत पाकिस्तान ये क्लेम कर रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है शहबाज शरीफ की, या पाकिस्तानी हुकूमत का रब्ता हुआ है और हुकूमत का सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती। मतलब कि अब आप समझ ही सकते हैं क्योंकि मामलात बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान है, तो एक से इजहार यकजहती करते हैं तो दूसरे के खिलाफ ही करते हैं, दूसरे से करते हैं तो पहले के खिलाफ करते हैं। और ये किसी और ने नहीं इनको फंसाया, ये इन्होंने अपनी चलाकियों में अपने आप को खुद यहाँ पर ला फंसाया है। लेकिन मसला ये कि अपने आप को नहीं, पूरे मुल्क को साथ फंसाया है। तो अब उन्होंने कहा है कि जो सफारतकारी है उसको पुरअमन तरीके से मामलात को हल करने पर जोर दिया पाकिस्तान ने। खैर ये तो मेरा भी हादसा ही निकल गया कि ये अगर हम यूएई और सऊदी अरब की सुलह हमने करवानी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर ये एक तो ये डेवलपमेंट है कि कल हुकूमत ये सब कुछ करती रही, कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि सऊदी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इस वक्त नापसंदीदगी कर रहा है। फिर इन्होंने एक और ख़बर मार्केट में छोड़ी और वो ये थी कि सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में तावन की मुफाहमती याददाश्त के मसवदे की मंजूरी दे दी। ये मुफाहमती याददाश्त जिसे एमओयू कहते हैं, इसके अंदर कुछ कंक्रीट नहीं होता, ये बस एक एमओयू होता है। उसके बाद वो हो या ना हो, इस तरह के 5000 एमओयू जो हैं वो हर साल साइन होते हैं। तो एक तो इसको इन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पाकिस्तानी मीडिया को कहा कि इस खबर को दें ताकि हमारे जो रिलेशनशिप हैं सऊदी अरब के साथ वो रूटीन के लगें, ऐसा लगे कि कुछ ख़राब नहीं हुआ, सब अच्छा है। लेकिन असल में आप सबको पता है कि मामलात वहाँ पर क्या है और इस वक्त क्या चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये किस साइड को पिक करते हैं, क्या करते हैं, वो डिफाइन करेगा इनके आने वाले रिलेशनशिप्स को, और वो जो जैसे होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मामलात ख़राब हैं। अब अगली खबर बरतानिया से, जहाँ पर ट्रक के ऊपर हमला किया गया है। ये एक ट्रक है जिसके पीछे इमरान खान साहब का जो है वो पोर्ट्रेट है, पूरी की पूरी तस्वीर है और उसके ऊपर या का नाबदू व या का नस्ताइन लिखा हुआ है। इसके ऊपर गारा फेंका गया है, मट्टी फेंकी गई है, स्याही फेंकी गई है
और साथ ही बेअदबी ऊपर जो लिखी हुई कुरानी आयात हैं, या का नाबुदू व या का नस्ताईन, उसके ऊपर भी फेंकी गई है। इमरान खान दुश्मनी में कहाँ तक ये लोग निकल गए हैं। ये ट्रक पूरे यूके में बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि जब ये सड़कों के ऊपर निकलता है, और आप सबको ये पता हो कि यूके के अंदर इमरान खान साहब की एक शनाख्त तो एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक पाकिस्तान के हीरो और लेजेंड और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सारी ज़िंदगी वहाँ काउंटी क्रिकेट के लिए है, तो वो वहाँ के भी हीरो हैं, क्रिकेटिंग हीरो हैं वो यूके के, और बहुत ज़्यादा उनका एहतराम है, बहुत ज़्यादा उनके साथ लोगों को वहाँ लगाव है। तो अब जो इनसिक्योरिटी है उसकी हद ये हो गई है कि उस ट्रक के ऊपर भी हमला कर दिया है और उसके ऊपर भी वैंडलिज्म किया है। जाहिर है वो रिपेयर हो जाएगा, सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि तकलीफ़ कितनी है। हर जगह जहां आप इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं, जहां नाम लेते हैं, वहां तकलीफ होती है। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। इसके बाद पाक फ़ौज के जो ISPR का शोबा है, उनके मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात की। ISPR ने बताया कि वर्कशॉप में, वो जो वर्कशॉप नहीं होती आजकल जिसमें पकड़े जाते हैं मुर्गे मुर्गियाँ, आपको बताया था कुछ PTI से भी मुर्गे मुर्गियाँ चले गए थे, जो भी उधर का भी दम भरते हैं, इधर का भी दम भरते हैं, तो ये अब दूसरी किस्त है। तो इस तरह के लोगों को उतारा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका बहादुर भी ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके लाता है, तो इन्होंने वहीं से सीखा होगा, तो लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात है, कोई कहता है 4.5 लाख इसकी फ़ी है, कोई कहता है 6 लाख फ़ी है। और अब आप हैरान होंगे कि फिर ये लोग देते क्यों हैं, जो MPs हैं या वैसे लॉयर हैं या दूसरे लोग हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये, मैंने किसी से पूछा जिसने ये पैसे दे के कोर्स किया कि आपने ये क्यों किया है, उन्होंने कहा गिल साहब आपको पता है कि सब कुछ तो चौधरी करता है पाकिस्तान में। तो मुझे किसी ने कहा था कि यार ये 6 लाख रुपया खर्च कर लो, तुम्हारे वहाँ ताल्लुकात बन जाएंगे, उनकी फिर सरपरस्ती तुम्हारी हो जाएगी, आगे टिकट शिकट लेना पार्टी से आसान हो जाएगा, MPA भी बन जाओगे, MNA या बन जाओगे, तो आगे करियर बन जाएगा, तो इनकी गुड बुक्स में आ जाऊँगा, इसलिए मैंने ये वर्कशॉप की। तो आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात करवाई गई, जहाँ पर उन्होंने फिर ऐसे मनफी अनासर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, और जाहिर है वही मीडिया, सोशल मीडिया और वो तमाम चीज़ें उन्होंने शुरा के साथ बातचीत की, कहते हैं उनके सवालात के भी जवाब दिए। अब ज़रा अगली खबर ले लें। ये बलूचिस्तान की वर्कशॉप को फील्ड मार्शल साहब खिताब कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो सुन लीजिए। शहबाज राणा, उन्होंने ये स्टोरी फाइल की है। वो ये कहते हैं कि 38 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं फॉर स्कूल किड्स, वो ख़रीदी जा रही हैं, माशाल्लाह, और ये बलूचिस्तान के लिए हैं और इसकी अप्रूवल दी गई है। और ये जो एडिशनल बजट फॉर द मिलिट्री टू प्रोक्योर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन बलूचिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये पैसा दिया है और ये मिलिट्री को पैसा दिया है ताकि वो 38 जो हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स लें, बसें लें, जिनमें बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, जाहिर है फौजी अफसरान के, एहलकारों के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल, क्योंकि बच्चों पर भी हमला किया जाता है, जाहिर है वो है तो बदकिस्मती के दहशतगर्द बच्चों पर भी हमला करते हैं, लेकिन वहाँ पर मामलात कितने दिगरगू हैं कि वहाँ बच्चों को भी जो है वो भेजा जा रहा है, और हम जाकर मुआहदे कर रहे हैं सऊदी अरब की हिफाजत के, हम जाकर लिबिया को असला बेच रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और इन हाउस हमारे हालात बलूचिस्तान के अंदर क्या है वो आपने शहबाज राणा की इस स्टोरी से खुद ही समझ लेना है कि बच्चे भी हम अपने महफूज नहीं बना सक रहे। BBC ने भी रिपोर्ट फाइल की है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया, वैसी ही स्टोरी अब BBC की रिपोर्ट में भी है। BBC कहता है कि साल 2025 में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसमें खातर ख्वाह इजाफा हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। शायद बर्कीना फासो है पहला मुल्क, और दूसरे नंबर के ऊपर अब पाकिस्तान आ गया है टेररिज्म के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉलेसनेस मची हुई है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, उसमें हम दूसरे नंबर पर हैं, ये BBC अब कह रहा है। तो एक तरफ हम वर्कशॉप के अंदर क्या बातें करते हैं, हम लोगों की सुलह करवाने की बात करते हैं, लिबिया की बात करते हैं, गज़ा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे हालात जो हैं वो ये हैं। आगे सुन लीजिए, हम मसरूफ़ किन किन कामों में हैं, ये तो हो गया ना, लेकिन हमारी मसरूफियत फिर है कहाँ? हमारी मसरूफियत ज़रा सुन लीजिए, इन हाउस क्या है। हुकूमत ने नहीं मानना, मगर उन्होंने ये वो मुनीफ फ़ारूक, जिन्हें प्यार से लोग MF भी कहते हैं, अब कुछ लोग, ये मतीउल्लाह जान साहब ने नाम दिया, मेरे खाते में ना डाल दीजिएगा, तो ये MF के कॉपीराइट्स उन्हीं के पास हैं, तो इनको MF भी कहते हैं। तो ये जो MF है, ये कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कि हुकूमत ने नहीं मानना, मगर जनरल्स ने, ये जनरल्स उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, मैं डाल रहा हूँ यहाँ, जनरल्स ने 28वीं तरमीम की कार्रवाई डाल देनी है। ज़रा अल्फाज चेक करें, मैं ऐसे ही तो नहीं इसे डिजिटल नाई कहता इसको, MF को, ये जो MF है उसके अल्फाज ज़रा चेक करें कि वो कह रहा है कि उन्होंने कार्रवाई डाल देनी, हुकूमत माने या ना माने। अच्छा, ये एकदम से ठा करके आएगी, इस तरमीम के ज़रिए चंद बुनियादी चीज़ें जिनके हवाले से तब्दीली करना है वो कर ली जाएगी।
मतलब अभी फील्ड मार्शल साहब को कोई ताकत मजीद चाहिए, अभी कब्जा इस ममलकत के ऊपर मजीद चाहिए, अब अभी अपनी सल्तनत बनाने का इंतज़ाम मजीद चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि ठा करके और कार्रवाई डाल देनी है और एकदम से हो जाना है और हुकूमत माने ना माने। तो इसमें तज्जिया क्या है एमएफ इसमें तजिया क्या है? सबको पता है इस हुकूमत बेचारी ने क्या मानना क्या नहीं मानना। मेरा मतलब है कि वो कहते हैं, वो असद तूर साहब कहते हैं कि इन्होंने इलास्टिक वाली शलवार पहनी हुई, तो इन्होंने बेचारों ने क्या मानना या क्या नहीं मानना, इनका मैंडेट ही ऐसा है तो इनको करना पड़ना है। अब आगे भी एमएफ ने आगे भी कहा है, क्योंकि वो हैं ही एमएफ तो वो कहेंगे तो सही है, मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद जो है वो गवाही दे या ना दे इमरान खान के खिलाफ, लेकिन फिर भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो केसेस चलेंगे। दूसरी तरफ फैज़ हमीद के वकील कहते हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो किसी किस्म के कोई सरकारी गवाह नहीं बन रहे, वो हमें पहले ही पता है, इसमें कोई खबर वाली बात ही नहीं है। और आप फैज़ हमीद साहब के ट्रायल में क्या होगा आगे, वो भी हम आपके सामने अर्ज कर चुके हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे बिशारत राजा साहब ने एक ट्वीट किया है, सहाफ़ी है इस्लामाबाद से, बड़ी काम की बात उन्होंने बताई है क्योंकि सारी फसाद की जड़ यहाँ पर है। वो कहते हैं कि पिछले 8 सालों में पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म होने चाहिए थे, टेन्योर के हिसाब से 5-5 साल 2 वज़ीर आज़म होने चाहिए थे और 3 आर्मी चीफ होने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या है, हुआ अपोजिट है। 2 आर्मी चीफ आए और 5 वज़ीर आज़म बदल गए। 5 वज़ीर आज़म 2 आर्मी चीफ जो है उन्होंने भुगता दिए। ये है असल फसाद की जड़। असल फसाद जो है वो ये है कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसके अंदर इतनी ताकत है कि जब तक आप उसे थोड़ा सा आइन और कानून के मुताबिक नहीं करेंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नवाज शरीफ जेल में कभी आर्मी चीफ के खिलाफ बयान नहीं देते थे। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं, बात दुरुस्त कह रहे हैं, जब वो जेल में थे तो आर्मी चीफ का तो वो नाम भी नहीं लेते थे। भुट्टो साहब जो थे वो कहते थे कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। जो बुज़ुर्ग यहाँ पर या ऐसी एज ग्रुप में हैं जिन्होंने भुट्टो साहब का वक्त देखा, उनको याद है कि जिस तरह इमरान खान अंदर से कहते हैं कि आसिम मुनीर लॉ है, या कहते हैं कि ये जहनी मरीज़ है, या ये कहते हैं कि सब फसाद इसने मचाया हुआ है, इस तरह आपको इनकी जो ज़ुबान है नून लीग वालों की, आपको वो सुनवा दूं जो ये इस्तेमाल करते रहे, वो ज़रा सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा बताता हूं कि मैं कहाँ रिलेट कर पा रहा हूं अपने आप को शफी जान के साथ। सुनिए। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब नहीं। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़रा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार गंद घटिया आदमी, इधर देखा है, नौसरबाज मकरूह के दांत, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बद तहजीब शख्स, शयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं, मंशियात ज्यादा दिमाग के फैसले। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो, मंशियात ज्यादा शख्स। गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है, को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को बदतमीजी सिखाई, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो किसी सिलेक्टेड को, किसी नशा करने वाले को खेल के मैदान से उठाकर सिलेक्ट कर अवाम के सरों पर मुसल्लत करते रहे। नहीं कहना चाहता कि लोग जो बातें इसके मुताबिक करते हैं कि इसकी 2 छोटी बहनें जो हैं, मतलब मैं नहीं ये कहना चाहता ना मेरे लिए ये चीजें मुनासिब हैं कि मेरे लिए या किसी भी रुकने असेंबली के लिए कि उनका इमरान खान से क्या तल्लुक है, रिश्ता है, क्यों आना जाना है। और ये बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है जिस तरह मेरा मतलब है बाजी फरदौस आशिक, अगर उनका मुंह धो दिया जाए, जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फरदौस की बजाय जो फरदौस खान अंदर से निकलेगा, उसी तरह का चेहरा तब्दीली का है। ये तब्दीली नहीं है, झूठा है। उसका अफ्रीका पूछ रहे हैं, इसमें गलत आदमी को सिलेक्टेड करके बना तो दिया गया वज़ीर आज़म, लेकिन कोई शर्म हया है नहीं। तुम आ गए हो, वज़ीर आज़म बन गए हो, तो तुम मुल्क तुमसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क का बेड़ा गर्क तुमने कर दिया है, और तुम यहाँ पे लोगों को अरेस्ट करके क्या समझते हो? ना तुझे अपनी बेटी की तमीज करनी आई, ना तुझे बहन की तमीज करनी आई, ना तुझे बीवी की तमीज करनी आई, और अब लोगों के घरों में डाका मारे, तुझे बिहार को शर्म नहीं आई मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले। और इसको अगर ये लगता है कि इस तरह हुकूमत करेगा तो इसकी खामखियाली है। बिलावल को शायद शेख रशीद की तरह से शादी की जरूरत नहीं है, जिस तरह से शेख रशीद ने सारी उम्र इसी तरह से गुजारी है ना, और ऐसे ही अपने जाली स्कैंडल्स मशहूर करवा के वो खुद को मर्द साबित करता रहा है, जबकि ये मैं आपको बता दूं कि वो मर्द नहीं है। तो अगर उसका तिब्बी मुलाजा करवाया जाए तो ये मेरी बात साबित भी हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो है, और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। सुन लिया आपने। अब ये नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, क्रिमिनल्स। इनमें एक मर्द या खातून, मैं नाम जान के नहीं ले रहा, उनकी 4 शादियां हैं। अच्छा, अब 4 शादियां हो या 10 हो, ये मेरा मकसद नहीं है, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनकी जो 3 पिछली शादियां हैं, उनके अंदर जो इंसान उनके साथ थे, उनके पार्टनर के तौर पर, मैं बता नहीं रहा जानबूझ के कि वो मर्द हैं या खातून हैं, लेकिन उनके जो 3 पिछले पार्टनर्स थे, उन तीनों से ही तकरीबन मेरी बात हुई, और वो कहते हैं कि अल्लाह की पनाह है, कोई एक भी नहीं कहता कि कोई थोड़ी बहुत कमी है। मैंने खुद भी, क्योंकि ये क्रिमिनल है। अब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब आप स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, तो आपका काम विंड स्क्रीन का होता है। आपने कभी गाड़ी चलाई शाम के वक्त, जब विंड स्क्रीन के ऊपर पतंगे लगते हैं,
आगे से कीड़े पतंगे और सारी डस्ट गारा सब उसके ऊपर होता है। तो अब हमारी गवर्नमेंट में भी अगर आप कहें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, शफकत महमूद साहब, शेरी मज़ारी साहबा, अब इन तमाम लोग, मुझे याद है हमारे एक चोटी के वजीर थे, एक दफ़ा फजल रहमान साहब ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर दी इमरान खान साहब के लिए। तो मैं ये समझता था कि हर चीज़ का जवाब मैं ही देता हूँ, पूरी नून को भी सबको भी। तो मैंने उनके लिए टिकर्स बना के उनको भेजे कि ये आप इशू कर दें अपनी तरफ से, क्योंकि हर बयान मेरी तरफ से। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें लैंग्वेज बड़ी सख्त है, मैं नहीं कर सकता। वो भी मुझे अपने नाम से, अब वो तो गुड बॉय है, वो तो चॉकलेटी हीरो हैं आप सबके। मैं अमेरिका में भी कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं कि साहब आप ज़ुबान बड़ी सख्त इस्तेमाल करते थे, वो ठीक नहीं है। अच्छा आप देखें, मैं व्लॉग पे तो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं उस माफिया को उस तरीके से डील नहीं कर रहा। अब शफी जान एक उजला मुहज़्ज़ब बच्चा भाई है हमारा छोटा, अगर आप उसे देखें तो वो, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी बात, मतलब बिल्कुल तहजीब याफ्ता इंसान है। लेकिन अब मसला ये कि ही इज़ हैंडलिंग क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं। जब आप एक थग्स को, एक गैंग को, क्रिमिनल्स को हैंडल करेंगे, एक जत्थे को हैंडल करेंगे, तो आप मुझे अपने आप को पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए, जो आप में से बहुत सारे। तो मैंने वो जो विंड स्क्रीन की बात कही थी, अब अगर मैं देखता था, ये हमारे जितने भी सीनियर थे, असद साहब के, एक दफ़ा असद साहब की जो बेगम साहबा हैं, भाभी साहबा मेरी बहन है, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी नफीस हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत मुहज़्ज़ब हैं। तो कई दफ़ा मुझे कहती थी कि तुम ज़रा थोड़ा ठमर के बात किया करो, बड़ी सख्त बात कर जाते हो, इतनी सख्त बात नहीं किया करो। तो मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि मैं दिल में सोचता था कि असद साहब का और मेरा रोल बहुत डिफरेंट है। असद साहब गाड़ी के अंदर वाला हिस्सा है, वो स्टीयरिंग है, या वो गाड़ी के अंदर जो नॉब्स हैं, एयर कंडीशन वाला सिस्टम, कुछ भी आपने कहना, वो गाड़ी के अंदर है। मैं बाहर हूँ, मैं विंड स्क्रीन हूँ, या मैं फ्रंट पे लगी हुई वो जो ग्रिल हूँ रेडिएटर के सामने, मैं वो हूँ। जो इमरान खान पर पीटीआई के ऊपर हमला आ रहा है, सबसे पहले मैं उसे रिसीव कर रहा हूँ और वापस जवाब दे रहा हूँ, दिन रात जवाब दे रहा हूँ, दिन रात जवाब दे रहा हूँ। इतना टॉक्सिक थी वो जिंदगी। मैं अब जब मुड़ के देखता हूँ, आई कैन रिलेट कि शफी जान की जिंदगी कितनी मुश्किल है। इतनी टॉक्सिक थी वो जिंदगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब अब की और तब की जिंदगी को कंपेयर करता हूं तो आपको लगता होगा तब हुकूमत थी, बड़ी मजे की, बड़ी मुश्किलात रहीं, अभी भी हैं बहुत सारी, सिक्योरिटी की भी है, सारी हैं। लेकिन यकीन कीजिए उस जिंदगी से ये जिंदगी बेहतर है, क्योंकि आपको एक गैंग ऑफ इवल्स के साथ आपने गुजारा करना है, थग्स के साथ। अब आप पाकिस्तानी कौम की मुझे हिपोक्रेसी भी समझ नहीं आती। वो चाहते हैं कि आप मुकाबला भी करें थग्स का, लेकिन आपकी जो आपका तरीका हो वो फैज़ अहमद फैज़ साहब वाला हो, उससे नीचे वाला काम नहीं। मतलब हबीब जालिब साहब वाला भी ना हो, वो फैज़ अहमद फैज़ वाला हो, और आप मुकाबला करें थग्स का और क्रिमिनल्स का। मतलब ये भी एक तरीका वारदात है पाकिस्तान के अंदर कि क्रिमिनल्स जो है उन्होंने अपना नाम पॉलिटिशियन रखा हुआ है। इसी तरीके से जो लफाफे सहाफ़ी हैं उन्होंने अपना नाम सहाफ़ी रखा हुआ है। वो गलाजत करें, जैसे वो हमारी बहुत ही मोहतरम आसमा शराजी साहबा ने कितना गलीज और घटिया कॉलम लिखा था बुशरा बीबी के ऊपर। फिर ये टैरियन वाइट और कौन कौन सी चीज़ है जो गलाजत के ऊपर ये नहीं जाते। लेकिन जब आप इन्हें जवाब देंगे तो जाहिर है आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, जिंदगी का कोई काम भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सीध में तो नहीं कटेगा ना, कहीं कोई गलती आपसे भी तो होगी ना। जैसे शफी जान से एक स्टेटमेंट निकल गई, तो फिर हमारे सपोर्टर्स वोटर्स हैं वो भी कई दफ़ा कहते हैं नहीं ये आपने ज़रा थोड़ी सख्ती कर। ओ भाई देखो तो सही वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, किन लोगों के साथ मत्था लगा रहा है। आप तो एक दिन ना उनके साथ मत्था लगाए हुए, दफ़ा करो, मैं इस गंद में क्यों पढ़ूँ। तो इसलिए आई कैन रिलेट विद शफी जान कि बहुत मुश्किल काम कर रहा है, और ऐसे काम में ऐसा होता है। तो मेरी सपोर्ट है शफी जान के साथ मुकम्मल तौर पर, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि शफी जान जो हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने खुद ही माजरत भी कर ली उस जुमले पर। उस जुमले का मतलब कोई भी निकाला जा सकता था, लेकिन अच्छा किया उन्होंने, फिर भी उसके ऊपर सींग नहीं फंसाया, कहा कि चलो मैं माजरत करता हूँ। लेकिन मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये सब कुछ मैं रिसीव करता था। अब मैं इसलिए नहीं करता कि अब मुझे डायरेक्टली मैं एक प्रोग्राम में बैठ के इनको, या डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इनके साथ मेरा इनकाउंटर नहीं, तो मैं बड़ा अपना टेलर्ड किस्म का रिस्पॉन्स दे सकता हूँ यहाँ पर बैठ के। लेकिन जब आप इनके साथ दू बदू लड़ाई करते हैं तो फिर आप पेंटिंग तो नहीं हो सकती ना बड़ी फाइन किस्म की, उसमें तो फिर आगे पीछे लफ्ज़ होता है। लेकिन हमारी जो हिपोक्रेसी है सोसाइटी की, उसको 21 तोपों की सलामी। आखिर पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं थोड़ा एनालिसिस दूंगा कि आगे क्या होना है। देखिए दो तरीके, भुट्टो साहब आपको सच बता गए कि इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना, पाकिस्तानी जनरल्स ने मुझे नहीं छोड़ना। क्या फातिमा जना गालियां देती थी या जहनी मरीज कहती थी वापस? क्या फातिमा जना ने, मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने इन पर कोई हमला किया था? कोई इनके बारे में कोई ऐसी बात कही थी जिस पर गुस्सा इन्होंने छोड़ा उन्हें? ना। क्या शेख मुजीबुर रहमान बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करता था? ना। क्या भुट्टो साहब जो हैं वो मिलिट्री जर्नल्स को कोई गालियां दी थी, उन्होंने कुछ किया था? वो तो खुद कहते थे मुझे इन्होंने नहीं छोड़ना, इन्होंने छोड़ा ना। अगर इसी तरीके से इमरान खान भी खामोश रहेंगे तो इन्होंने वही करना है जो इन्होंने करना है। इसलिए इमरान खान डिटरमिन्ड है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो उन्हें ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, और मामला उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि जिस लेवल पर जाकर मुझे या एक दो चार और लोगों को इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ा है, इसके बाद हमारा कोई फ्यूचर है? मतलब कोई गधा होगा जो ये सोचेगा कि हमारा कोई फ्यूचर रह गया या मेरा कोई फ्यूचर रह गया। मैं अपनी बात चले कर लेता हूँ। आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट भी आ जाएगी तो आई विल बी एबल टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग?
फाइल आएगी एक ISI की तरफ से कि ये जनाब ये तो मुल्क दुश्मन है, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपने कॉज के लिए, तो फिर आप इस चीज़ से बालातर होकर लड़ते हैं कि आपका अंजाम इसमें क्या है। तो हमें पता है कि दिस इज़ डन। ये हो सकता है खान साहब भी अपनी लेगेसी की अब जो असूलों पर, प्रिंसिपल्स पर खड़े होकर अपनी फाइट कर रहे हैं, हो सकता है हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन कोई और रास्ता इसमें नहीं है। गौहर साहब वाला रास्ता नहीं है। भीख मांग के भी वही होना है कि भुट्टो साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया या दूसरों के साथ किया। दूसरा तरीका है कि आपके साथ जो होना है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। जिस धज से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहती है। तो इमरान खान जो है उनको पता है, लेकिन उनको सबसे बड़ी हकीकत का ये पता है कि अल्लाह अल हक है और उनकी जिंदगी अल्लाह के कब्जे में है। और वो अपने असूल की बाकी समझदारियां जो आपको घर पे बैठे पता होती हैं वो उनको भी पता है। जो गौहर साहब को समझदारी पता है कि बयान थोड़ा हल्का कर लें तो मामला ये हो जाएगा, वो इमरान खान साहब से गौहर साहब को ज़्यादा समझदार तो नहीं है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हम ये सब कुछ, इसलिए मैं अपनी ज़ात की बता देता हूँ कि मुझे वो गलत फहमी है कि वो जी कल को ये होना है तो खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैंने वापस चले जाना, तो मैंने क्लाबे मिला देने, तो मैंने वजीर बन जाना ना। हमें पता है जब आपने सियासत एक दफ़ा प्रैक्टिकली कर ली, आपने पाकिस्तान की रियासत को देख लिया वो कैसे ऑपरेट होती है, मुझे बहुत अच्छी तरह से इदराक है कि मेरे जैसे बंदे की गेम ओवर है। लेकिन हम फिर भी, आप फिर सोचते होंगे यार बड़े नालायक हो, फिर अगर तुम्हें पता है कि ये बातें करने से गेम ओवर हो जाएगी तो की क्यों? क्योंकि यही तो आपको कह रहा हूं कि जब आप एक दोराहे पे आते हैं तो दो रास्ते होते हैं आपके सामने। एक रास्ता होता है कि आप अपने फायदे और नुकसान का रास्ता चूज कर लो, और एक होता है अपने असूल का चुन लो। मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी ज़ात में फायदे और नुकसान का रास्ता चूज करता तो मैं खुशी ना रहता। अब इसमें नुकसान होगा लेकिन मैं खुश हूं, मैं मुतमईन हूं कि जो मैंने किया वो बेहतरीन रास्ता था जो मैंने चूज किया। तो अगर आपके ज़हन में ये गलत फहमी है ना कहीं के कोई आगे इक़्तिदार की जंग हो रही है, इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, कल को इन्होंने वजीर बनना, वो करना, तो जिस लेवल पर जाके हमने बॉलिंग और बैटिंग कर ली है उस बाद क्या बनना और किसने बनाना हमें और क्या होना है। पार्टी तो सारी की सारी पहले ही जान की दुश्मन है। सियासत में आपकी दोस्तियां हो सकती हैं, आप थोड़ा बहुत पैसा खाएं, आप दूसरों को खिलाएं, उसके बाद आप तबादले, ट्रांसफर, बंदे लगवाएं, ये करें वो करें, ये सब कुछ जब आप करते हैं तो फिर आप सियासी सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इन है। तो अगर आप ये नहीं करते तो आपके अपने, तो आपकी जान के दुश्मन पहले ही हैं। मीडिया सारा जो है वो भी आपके सामने 80% हमने अपने खिलाफ किया हुआ है, बातें कर करके, यहाँ से दुर्गत बना के। जो जर्नैल साहबान हैं वो, उनकी तो मेमोरी हाथी वाली, वो तो भूलते ही नहीं उधर जो कुछ कर रही है। तो इसके बाद हमने तो अपनी, अब फातिहा में अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, वो तो पढ़ ली, लेकिन कहने की बात ये कि ये जो आप समझते हैं कि इसमें रास्ता आगे क्या है, रास्ता डिफाइंस में है, रास्ता खड़े होने में है। अब इमरान खान तो खड़ा है, असूल पर खड़ा है, वो तो अपनी जंग लड़ रहा है और उसने नहीं बैठना। मैं आपको ये बता दूं, वो मेरी वजह से थोड़ी वो खड़े, मैं उनकी वजह से खड़ा हूं। तो वो तो खड़े हैं, उन्होंने तो असूल के ऊपर हर कुर्बानी दे डाल दी। फैसला आवाम ने करना है कि उन्होंने भी उतने इज्जतदार तरीके से उनके पीछे खड़े होना है या उन्होंने आसिम मुनीर और उनके साथियों से डर के जो है वो बैकफुट पर चले जाना है। तो इसलिए डिफाइंस, मुज़ाहमत, आप अपने आईनी हक के अंदर रहते हुए, मुज़ाहमत का मतलब हम कोई दहशतगर्द तो है नहीं कि बंदूक उठा लें, कोई कानून की पामाली करें, वो तो हम हैं नहीं, ना हम कर सकते। हम तो एक पॉलिटिकल आप वर्कर कह लें, एक आम शहरी कह लें, जो कानून और आइन के अंदर रहकर जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है और वो किया जाता रहेगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार जाएंगे, हम नहीं अचीव कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर हम हार जाएंगे तो क्या तारीख हमें गलत लिखेगी? जो पहले तारीख के अंदर सही रास्ते पे खड़े होकर हार गए, क्या आज आप उन्हें विलन या बुरा कहते हैं या अच्छा कहते हैं? अपने आप से सवाल कर लीजिए। तो इमरान खान हारें या जीतें, मुझे इससे सरोकार नहीं है। मैं हारूं या जीतूं, मुझे इससे सरोकार नहीं है। मुझे आप अपने कमेंट्स में अगर ये बताते हैं कि गिल साहब नहीं, आप लोग गलत साइड पे खड़े हैं, तो छोड़ देते हैं फिर। लेकिन अगर आपको खल्के खुदा जो बात करती है वो नकारा खुदा समझो, अगर सबको लगता है कि यही दुरुस्त रास्ता है, अपने हक के लिए आपको अपना हक मांगना चाहिए, तो फिर जीतें हारें, ये इससे तो बालातर होकर आपको काम करना पड़ेगा। मुझे पता है व्लॉग लंबा हुआ, आप में से कुछ डिसलाइक करते हैं, कुछ लाइक करते हैं लंबा व्लॉग, तो आई नो सभी तरह के दोस्त हैं, तो जिनके लिए लंबा हुआ उनसे माजरत, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।